काफ़ी लोग अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू करना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि ज्ञान विज्ञान का काम 1987 से शुरू होके, वो भी एक खास संदर्भ है 87 से, वो क्यों हुआ था विज्ञान का, क्योंकि भोपाल में गैस त्रासदी बड़ा कांड हुआ और उस गैस त्रासदी ने ही ये बताया था कि ये जो जहर है, इस जहर का इस्तेमाल जो है ना हमारे देश में, जो अमेरिका की कंपनी है वो हमारे देश में क्यों करी, और हमारे 35,000 के आसपास तो वहाँ लोग मारे गए थे, आज तक वो विकलांग पैदा होते हैं। संदर्भ वो था। तो ये जो पूरा सफर है पढ़ाई लिखाई का और विज्ञान का सफर, ये जो है ना आपस में तालमेल मिला के रखता है। और ये जहर तक आपकी बात हमारे यहाँ आ गई है, क्योंकि ये जो जहर है ये किस तरीके से हमारा पर्यावरण को खराब कर रहा है, किस तरीके से हमारी सेहत को खराब कर रहा है, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है, किस तरह से हमारे सामाजिक ताने बाने को जो है ना ये छिन भिन कर रहा है। 100 तरह की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये सफ़र तो मैंने शॉर्ट में बताया, ये सफ़र है। और इस सफ़र में ही एक बड़ी समस्या जो है ना, मैं कीट साक्षरता का जिक्र जरूर करूँगा, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस को समझने का काम शुरू किया। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल आप सारे परिचित हैं उनसे, अब तो नहीं रहे हमारे बीच में। हमारे सहयोगी साथी, साक्षरता के भी साथी, ज्ञान विज्ञान के भी साथी, वो HAU में पढ़ते थे। जब भी वो बड़ी मेहनत से और इस तरीके से रहे हमारे साथ, पूरे आंदोलन में रहे। और एक समस्या आ गई जो डॉक्टर साहब के विभाग का काम था, वो या इनके सहयोगियों का काम था कि वो वाइट फ्लाई है, और उसने पूरे दुनिया में जो है तहलका मचा दिया, और वो साइंटिस्टों ने हाथ खड़े कर दिए उसमें, वैज्ञानिकों ने। और वो चीज़ समझने के लिए जो है ना, वो जो औद्योगिक खेती थी या इस तरह की जो कारपोरेट खेती थी, जो केमिकलाइजेशन था या रसायनों का जो प्रयोग था, उस रसायनों के प्रयोग में जो है वो काबू नहीं है। प्रकृति के हिसाब से उसने जो है ना अपना सिस्टम बदल लिया। वो पैदावार बच्चों का प्रजनन करके वो 100 करती थी, तो वो 200-300 तक पहुंच गई। वो 15 दिन में करी थी, वो हफ्ता में 5 दिन में आ गई। मतलब कुल मिला के बड़ा संकट था, और मन 2 मन 1.5 मन 2.5 मन ऐसे उत्पादन आ गया। तो डॉक्टर दलाल का, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से जुड़े हुए थे और इस विज्ञान और समाज के साथ जुड़े हुए थे, सामाजिक सरोकारों से, ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए वैज्ञानिक, ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे, कोई विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे, उन्होंने उन्हीं में से डॉक्टर सुरेंद्र दलाल भी एक। और उन्होंने, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी हैं और क्योंकि वो खेत में काम करने वाले भी, वो गाँव के रहने वाले भी, वो वैसा है, उन्होंने जीवन भी जिया है। और साक्षरता के अंदर तो रात में एक बार तो मेरे पास घर आए 2 बजे आगे 2:30 बजे जीवन से गाँव में चली गई, जुनूनी भी थे वो। तो उन्होंने फिर ये निकाल के देखा कि प्रकृति के साथ संबंध बनाया जी, ये प्रॉब्लम जो है ना आती क्यों है, इनका जो प्राकृतिक जो संबंध है आपस में, और प्राकृतिक जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो प्रकृति कैसे कंट्रोल करती, तो वो उन्होंने इस बात को समझ लिया। तो ये कीट साक्षरता मिशन और पूरा ज्ञान विज्ञान आंदोलन का एक छोटा सा परिचय आपके बीच में है इस तरीके से। ये प्रयास आज से नहीं है इस तरह के। इसी दौरान जो है ना, हमने ये काम करते करते ये पाया गया कि ज्ञान विज्ञान समिति, कीट साक्षरता मिशन या कोई और लोग हैं, और इस जो साक्षरता का काम था उसके बाद का जो काम है वो सामाजिक न्याय पर आगे रुक जाता है, वो पढ़ाई पर आगे रुक जाता है, शिक्षा जो है महिलाओं को आ जाता है। उसमें से एक लाइब्रेरी ये भी है, यहाँ बल्कि भी बड़ी समस्या नहीं है। इस गाँव से कोई कनेक्शन आज की वर्कशॉप से नहीं है, 20 साल से कनेक्शन है इस गाँव से। और स्कूली जो शिक्षा है, उस स्कूली शिक्षा के अंदर 5 गांव लगते हैं, या 5 गांव की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो आते हैं। और बड़ा हंगामा जो है यहाँ स्कूल में हुआ था, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और ये लाइब्रेरी भी उसी का ही परिणाम है। तो काम कोई एक दिन में एक तरह का नहीं होता, वो कई तरह के काम होते होते जो है ना यहाँ इस सफर में पहुँचे हैं, यहाँ आके जो है ना हमने काम शुरू किया है। तो ये काम जब कीट साक्षरता मिशन और ये खेती बाड़ी का काम, और डॉक्टर साहब से जब बात हुई कि भाई ये काम तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने जो है था इस तरह का कर दिया, और ये समझ नहीं रहा। और समझ क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, कोई सांगठनिक इस तरह की बड़ी प्रस्तुति नहीं उनके पास।
और काम बहुत महत्वपूर्ण था। सरकार ने भी बड़ा हाथों हाथ दिया उसको, नेशनल लेवल तक राष्ट्रपति तक अवार्ड मिल गया। हरियाणा के अंदर भी उसकी बड़ी कारगिरी, एचईओ की एक्सपर्टी थी, उसने भी बड़ा हाथों हाथ दिया उसको। साक्षरता का काम को दिया था, ऐसे ही उस काम को भी दिया उन्होंने। तो इसकी जो सांगठनिक पेचीदगियाँ थी, इसका कुछ बात और था कि भाई ये साइंस भी पढ़नी है और खेती भी करनी है, दोनों काम करनी है। और इसमें विशेष तौर से जो नौजवान साथी हैं, महिलाएं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और एक बड़ा रोल जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पाएंगे कि इसमें मजदूरों का ही बहुत बड़ा रोल है। खेत मजदूर कहाँ जाएगा, दूसरा मजदूर है वो कैसे काम करेगा इसको। तो ये सवाल है असल में, और ये सवाल निकलते निकलते ही जो है ना यहाँ हम पूछते कि भाई ये जो दो काम जो है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं हम। तो एक तो है नीतिगत मसले, जो पॉलिसीज बनाते हैं हम, जो सरकार कानून कायदे बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, तो उससे बंध जाते हैं हम सारे। कोई भी एक क्षेत्र हो, चाहे खेती बाड़ी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे नौकरी पेशे का हो, उससे वो नियम जो है ना हमें बांध देते हैं और नियमानुसार हमें काम करना पड़ता है। ये कोई आज की बात नहीं है या नए 3 कृषि कानून बने हैं, ये इससे भी पीछे का एक सफर है थोड़ा सा, उसको भी बीच में लेते हुए मैं खड़ी नहीं आऊँगा आपके पास। असल में ये जो काम था, ये ज्ञान विज्ञान आंदोलन ने पहले से भी जो है ना एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था कि भाई इसमें लाभकारी काम जो है ना नहीं है ये। और ये किसानों के संगठनों ने भी उठाया हुआ था कि भाई बचत इसमें नहीं है, और खेतीबाड़ी का काम जो है ना हर कोई करना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, नहीं तो वो नौकरी पेशे में या व्यापार में या कहीं और ऐसा काम करना चाहता है। और इस काम को जो है ना लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसको सस्ता कैसे बनाया जाए, इसको जो है ना इस तरीके की गुणवत्तापूर्वक उत्पादन कैसे जो है ना इसका किया जाए, ये सवाल ज्ञान विज्ञान आंदोलन के लंबे समय से 20 साल से और जूझ रहे थे इस काम को। कहीं कहीं कोई किसी तरह का काम कर रहा है, कोई किसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन एक कोई आकार ले ले, कोई इस तरह का की शेप ले ले, कोई इस तरह का सांगठनिक प्रयास हो जाए जिसमें ये सारे के सारे वैज्ञानिक और सारे के सारे जो एक्सटेंशन का काम करने वाले थे वो, इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, इसमें कोई सामूहिक तौर पर कोई ऐसा प्रयास कर सकता है। तो नीतिगत मसलों पर तो बात तो हम कर लेते हैं, वर्कशॉप ऐसे कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, वही तो नीतियाँ तो गलत हैं। लेकिन नीतियाँ गलत बताना एक बात है, नीतियों को जो है ना जनता के हक में जो है ना लेके आना बात दूसरी बात है। वो ऐसी ताकत जो है ना रखी किसी छोटे जीव से या ज्ञान विज्ञान आंदोलन भी इतना बड़ा नहीं है, हमें तो लिमिटेड है इसके। किसानों ने भी अपने तरीके से उठा के देखा था, उनकी भी जो है ना पार बसा नहीं रही थी, वहाँ चल नहीं रहा था उनके पास भी लंबे समय से काम उनका। तो इन समस्याओं से जूझते जूझते और किसान अपने तरीके से जूझ रहे, ज्ञान विज्ञान अपने तरीके से सोच रहा है, तो ये मिलाने का काम इस तरीके का धीरे धीरे आपस में ये जुड़ गया आके, और जुड़ इस रूप में गया कि ये 3 नए कानून आए तो सबके कान खड़े हो गए। दिक्कत तो पहले भी थी, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं थी। एपीएमसी का जो ढांचा है या उसकी सोच है, उस सोच के तहत भी काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से आज़ादी के आंदोलन के बाद उस काम ने कुछ राहत दी थी, और एक गारंटी सी थी कि भाई ठीक है, अपना जो है इतना मार्ग अगर वहाँ ले जाते हैं तो ये अपना इस भाव को बिक जाएगा। नहीं तो समर्थन मूल्य तो कुछ होता था, बाजरे का था पीछे तक भी 1400, 1200, 1350, 1400, 1500 ऐसा बिका, वैसे 1850 भाव है। तो किसान को ये था कि भाई मैं मंडी में बेचाऊंगा तो ना ले, उसको एक्सपोर्ट थी। असल में फिर क्या था कि ये जो जितनी ढांचागत व्यवस्था की गई जो कृषि उत्पाद है उसका जो है खरीद फरोख्त का और किसान को राहत देने का, और ये सारी एक व्यवस्था की, इसमें बहुत सारी खामियां आती चली गई, और इन खामियों को दुरुस्त करने के बजाय, उनका हल निकालने के बजाय, उसमें कुछ और सुधार करने के बजाय, उस काम को जो है उस आड़ में नाम ये लेके कि भाई ये कोई ज़्यादा काम की नहीं रही हमारे, ये जो है ना किसानों को परेशान करती है, इसमें बिचौलिया भी आ गए, इसमें आड़ दी गई जो है ना उसका शोषण करते हैं किसान का, और ऐसा करो कि ये जो है ना इस काम को खुली मार्केट में आप छोड़ दो इसको।
और खुली मार्केट में छोड़ दोगे तो आपको दाम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दाम मिलेंगे आपको। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है ना उन्होंने इस बार तो करके भी बता दिया। सरसों 5,000 से शुरू हुई थी, मेरे ख्याल 7 से ऊपर तक तो चली गई सरसों। हाँ, और ये कुछ समय के लिए ऐसा एक प्रावधान है, कोई बल्क में एक बार पूंजी जो है ना अपना टोटल में भी टोटा खा के भी खरीद लेंगे वो एक बार, ताकि वो उसको जो मंडी वाला सिस्टम था उसका जो राहत का केंद्र था और जो उसका लेन देन था उससे पीछा छूट जाए उसका, और वो एक समय में आके मजबूर हो जाए, वो इस तरह का काम जो है ना उसमें करे। तो असल में ये कृषि के 3 कानून बोलते हैं, तो ये असल में कानून तो इसमें 2 है और एक है अमेंडमेंट, इसमें सुधार है एक इस तरह का। और उस सुधार का नाम से ही, नाम तो सुधार है, असल में वो खराब है। तो ये 3 कृषि कानून जो है ना इसमें नाम इस तरह का रख दिया गया कि ये ऐसा लगे कि भाई जैसे ना कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जो है ना पहला कानून उन्होंने इस तरह से 2020 में ही आ गया था। दूसरा कानून जो है उसकी जो सेल परचेज का सिस्टम है उसमें अमेंडमेंट करी उन्होंने कानून बनाया। और तीसरा जो है कानून उन्होंने अमेंडमेंट करी। ये सारी चीजें तो आप जानते हो, कानून के बारे में ज्यादा चीजें जानते हो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था, वो ये खाद्य सुरक्षा का था, उसमें रमेश जी आगे जिक्र करेंगे, आपको सारा बताएंगे। और इस बात का नोटिस है इस ज्ञान विज्ञान आंदोलन, कीट साक्षरता मिशन और इस पूरे जो बुद्धिजीवी लोग इन्होंने जब अध्यादेश आए थे, जून मेरे ख्याल 2006 में आए थे या बाद में आए, सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में आए सर, अध्यादेश अगस्त में आ गए थे, सितंबर में ये कानून नहीं बन गए थे, जुलाई अगस्त में। तो डॉक्टर बिहान ने और हमने ये सोच लिया था कि भाई इन पर भी बातचीत किसानों के साथ करनी चाहिए। ये केवल कीट साक्षरता मिशन की बात जो है ना ये पार पड़ने वाली नहीं है, ये तो एक हिस्सा है इसका, एक काम, उसका खर्चा कम हो जाएगा, सारी बात हो जाएगी, लेकिन वो अगर गुणवत्तापूर्वक सारी पैदा भी कर लेगा, पैदावार ज़्यादा भी ले लेगा, लेकिन उसकी जो असली बात है उसकी जेब में जो 2 अन्य हैं वो तो मार्केट में फिर पिट जाएगा। तो इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो सब ने सलाह मिला है कि भाई हाँ, ये जो कृषि के अध्यादेश हैं बैकडोर से आ रहे हैं, ये इस तरीके की जो काम है उसको हमें जो है ना आपस में बातचीत करनी चाहिए। और बातचीत की भी लगातार एक्सपर्ट के द्वारा जो है ना ऑनलाइन ही हो पाई हमारे से वो, और ऑनलाइन सबसे बातचीत जो है इस तरह की गई। और इसी तरीके से जब कानून बने तो फिर ये सभी जो किसान समूह थे जितने भी थे उन्होंने एक बड़ा संगठन भी बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, बुद्धिजीवियों के साथ भी मिले वो, और ये आंदोलन भी फिर पंजाब वालों ने सबसे पहले शुरू कर दिया। तो ये लंबा फिर हरियाणा ने शुरू, हिंदुस्तान शुरू, फिर ये काफ़ी बड़ा काम ये जो है इस तरीके से हो गया। वो आंदोलन एक बात है, और कानूनों की जो व्याख्या है वो आप सारे के सारे जो है ना इस तरीके से समझ भी रहे होंगे। और बोलते भी हैं, वहाँ टोल पर भी बोलते हैं, किसी रैली में बोलते हैं, किसी तरह का कोई और आयोजन होता है तो उसमें भी ये बातचीत रखी जाती है, सभी शामिल रहते हैं उसमें। लेकिन जो असली बात है इसका किस तरीके से जो है ना हमारे जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरीके से जो है ना हमें प्रभावित करेगा, वो 2-3 मुद्दे इसमें कंक्रीट है। एक पहला काम तो जो इसकी प्रक्रिया को अगर हम समझ ले तो राजनीतिक है। दूसरा काम इसका अगर हम इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ ले तो आर्थिक है। और तीसरा पक्ष इसका सामाजिक पक्ष। इन तीनों पक्षों को जिस तरह से किसानों के सामने ये नए 3 कानून प्रस्तुत किए गए, वो वैसे कोई साथी किसान भाई है, बहन है या कोई है वो जुड़ा हुआ है वो ना रख पाए इस तरीके से, लेकिन उन्होंने इस तरीके से इसको समझ लिया, प्रभाव इस तरह का ले लिया कि भाई ये हमारे काम की चीज नहीं। राजनीतिक रूप से कैसे दिक्कत मान ली उन्होंने, वो तो कहते हैं सारे के सारे टोल पर बैठे हुए हैं, चाहे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, चाहे आपकी मीटिंग है, जलसे हैं, जुलूस हैं, जिसमें जाते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे से तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारे से तो कोई सलाहबाड़ी नहीं ली गई। और जिस तरह का ये कोरोना काल था, महामारी थी, उसके अंदर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि भाई ये देश जो है ना कोई आपात स्थिति पैदा हो गई थी कि भाई ये
कोरोना महामारी के अंदर ही जो है ये प्रस्तुत किए गए, और प्रस्तुत भी गलत तरीके से किए गए। राज्यसभा में ध्वनिमत से का प्रावधान उस तरह से नहीं है। अध्यादेश पहले ले आए, अध्यादेश से लेना गलत था, और अगर फिर कानून बनाना है इस तरीके से गलत था। फिर इस तरह की महामारी में चाहिए तो ये था कि किसानों को राहत मिलती, दूसरे जो तबके थे उनको राहत मिलती, मजदूरों को राहत मिलती, कुछ पैकेज मिलता, उधर तो ध्यान नहीं था कि ये ले जाए। तो यहाँ से फिर मैं राजनीतिक पर्सन थोड़ा सा और एक बार समझने के लिए पीछे लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों किया गया? आज़ादी के आंदोलन के बाद ये महसूस किया गया कि भाई जिस तरह की अनाज की किल्लत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रही, उस किल्लत को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे काम जो है खेती के अंदर निवेश के तौर पर किए, और मॉडल ये बनाया कि हम आधुनिक खेती की तरफ बढ़े। और आधुनिक खेती का कंसेप्ट तो ये था कि पैदावार हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम सारे शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने नए बीज बनाए, नए खाद पैदा करे, और उन्होंने जमीन की टेस्टिंग का प्रबंध कराया, पानी की टेस्टिंग का प्रबंध कराया। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उनका इस्तेमाल करते हुए पैदावार हमने वहाँ तक बढ़ा दी, और खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। नहीं तो पहले हमारा बाहर से आता था, और इंतजार करते थे। रमेश जी कई बार कह रहे हैं वो लालची क्यों आया, कब आए, वो आ गई भाई, ऐसी सूचना आती। तो इस पूरी जो व्यवस्था है ये कृषि के अंदर इनपुट्स हैं, इस इनपुट्स में जो है एक लेवल तक तो ये काम किया, जिसको हरित क्रांति डॉक्टर साहब बोलते हैं कई बार। जब हरित क्रांति की समीक्षा की गई थी ये कुछ गड़बड़ था, फिर ये आके डॉक्टर सुरेंद्र दुलाल से जुड़ जाती है। और क्योंकि ये गड़बड़ इसलिए था कि भाई जो बड़ी कंपनियां हैं जिसका मैंने जिक्र कराया, नीम कार्बाइड का भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ, वो यही तो बनाते थे। वो असल में जो है ना ये उनका खाद, उन्हीं का बीज, उन्हीं की जो चीज़ थी। समीक्षा हरित क्रांति की है कि हम जो आत्मनिर्भर तरीके से खेती और पशुपालन करते थे, ये अपना व्यवसाय चलाते थे, 60-70%, 80% बीज निर्भर थे, वो हमारा रिप्लेस हो गया। वो आत्मनिर्भरता जो है ना वहाँ नहीं रही। तो यहाँ राजनीतिक तौर पर जो है ना फायदा हुआ उन कारपोरेट जगत को, उन मल्टीनेशनल कंपनी को, उन पूंजीपतियों को, जिनका जो है चाहे वो देश की थी चाहे वो विदेश की थी, वो सारे शामिल हैं इसके अंदर। और इसकी जो उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ तो गई, पैसे भी आगे दो, कुछ मकान, कुछ दुकान, कुछ जो है ना पढ़ाई का, कुछ और थोड़ा सा लाभ भी हुआ एक बार, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ उसका, लेकिन मोटे तौर पर नुकसान ज़्यादा हुआ। तो इस समीक्षा के तहत ही जो है ना उसने अपना जो सत्ता है उसने अपना ये कार्यक्रम जारी रखा कि ये जो सब्सिडी के रूप में है, चाहे इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे आपकी खाद के रूप में है, चाहे जितने भी इनपुट्स हैं खेतीबाड़ी में जो काम आते हैं हमारे, ये औद्योगिक रूप में परिवर्तित हो गए, और उनका जो कब्जा, उन पर कब्जा जो है ना वो मल्टीनेशनल कंपनी का होगा। और डिपार्टमेंट ने जो एक्सटेंशन का काम था वो पूरा जो है नहीं किया, उससे हाथ खींच लिए पीछे। और इस पूरी व्यवस्था के तहत जो है इस काम को हम जो जोड़ना चाहते हैं वो है उदारीकरण की नीतियाँ, वैश्वीकरण की नीतियाँ, निजीकरण की नीतियाँ, LPG बोलते हैं उनको अंग्रेजी में। वो नीतियाँ जो है ना 1945 से पहले से चली हुई थी, और बीच में थोड़ी सी राहत मिली तो ये फिर दोबारा से आ गई। कृषि कानून को एक दिन में या बीजेपी की सरकार ने पैदा कर दिया ऐसा नहीं, इन्होंने स्पीड तो जरूर पकड़ी, समझने की बात है, स्पीड जरूर पकड़ी। लेकिन 1980 के बाद तो इन्होंने मॉडल ही चेंज कर दिया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है कारपोरेट घरानों को ये जो है इनपुट्स इसमें डाल दिए जाए, और उन्होंने कदम दर कदम जो है इस काम को करना शुरू किया। सबसे पहले जो कमजोर कड़ी थी उसको मारना शुरू किया उन्होंने। सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी थे हमारे, उन सार्वजनिक क्षेत्रों को एक एक करके बदनाम करके, और सबसे पहला टारगेट था एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल तो जो आए हैं सबसे पहले आए हैं वो तो शिक्षा विभाग ही आया, क्योंकि लोग अगर सीख जाएंगे, लोगों को अगर अपना लासी बासी खा के भी कोई अगर पढ़ लेगा तो बड़ा गड़बड़ है। और उन्होंने माइंड सेट ऐसा बनाना है, लोग ऐसे तैयार करने कि उन्हीं के संसाधन जो है नौजवान उनके साथ काम करें, उन जैसा ही काम करें, उन्हें जैसा काम चाहिए वैसा काम करें। तो शिक्षा से लेकर आप ये लिस्ट है बड़ी, मैं उस लिस्ट पर नहीं जाना चाहता,
उन्होंने सारे को डिसमेंटल किया। ये जो किसान है, मजदूर है, महिला है, नौजवान है, कोई शिक्षक है या कोई और चीज़ है, या उन्हें सामने खड़े कर दिए सार्वजनिक क्षेत्र के सामने। जो हरित क्रांति वाले जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, शिक्षा, सब कुछ था ऐसा, वो जो है ना सीधा सीधा रूप में आमने सामने खड़े कर दिए। तो कोई किसी ने कोई बात को नहीं करी। बोला ठीक हो गया यार, मास्टर मुस्टर पढ़ाते पढ़ाते है नहीं, ये बोला डॉक्टर बलजीत और भी नहीं डोड़ा डोड़ा कदे आओ कदे नहीं आंदे भाई था। और इसकी तैयारी नहीं थी उस कारपोरेट जगत की। और इस काम को करने के लिए धीरे धीरे जो है ना उन्होंने पहले से काम शुरू कर रखा था 1980 के बाद, या तो असल में पहले भी कर रखा था। कि हरित क्रांति उन्हीं का काम था, अपना काम तो था नहीं है, आत्मनिर्भरता का काम अपना नहीं था। हायर इनपुट और ये संस्थाओं पर भी अपना कब्जा हो गया। और इस तरीके से जो है ना आपको बोलने वाला भी नहीं रहा, ना कोर्ट बोल दी, ना कोई इलेक्शन कमीशन बोलता, ना कोई ब्यूरोक्रेसी बोल दी, कोई किसी तरह का भी जो है ना सब कुछ कब्जा कर लिया उसने। और अब जो है ना इसकी बारी है ये, क्योंकि ये संगठित तो है ही। और आपको ध्यान होगा मित्रों, क्योंकि मैं राजनीतिक पक्ष भी इस पर पूरी बातचीत रखना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर संदर्भ अगर हम लेते हैं तो जाट आरक्षण कहाँ था, किस बात का था? असल में जो है ये डिवीजन करने का और ये जो भाईचारा था, ये जो काम था, उसके पीछे ऐसी ही योजना थी। दो तरह के काम उसमें होने थे कि वे एक तो ये कृषि क्षेत्र को जो है कब्जा करना है, और इस तरह का डिवीजन नहीं होगा तो ये जो है संगठित हो जाएंगे, इस काम को करने नहीं देंगे, तो इस तरह का बात नहीं करने देंगे। ये राजनीतिक एजेंडा भी कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है, बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसा मन बनाया कि आपके सामने जो है ऐसी स्थिति पैदा होगी कि कोई बोल भी नहीं पाया उसको। अगर वो समझ रहे थे कुछ आप जैसे लोग, या जो थोड़ा शिक्षित थे और इसके मर्म को समझ रहे थे, उन्होंने तो 6 महीने पहले आपसे शुरू कर दिया था। ना केवल बल्कि किसान पुरुष थे उसमें, किसान महिलाएं भी बड़े तौर पर शिक्षित कर दी थी उन्होंने कि भाई ये मसला क्या है और इस मसले को जो है ना हल कैसे किया। क्यों नहीं मान रहे किसान वहाँ? क्योंकि उनको सीधा सीधा पता है कि इसका राजनीतिक मतलब है भाई, हमारे बोलने तो दिया नहीं जाएगा, कौन सुनेगा हमारा, सुनने वाला नहीं है कोई हमारा। तो इस राजनीतिक एजेंडे के साथ ये 3 कृषि कानून जो है ना इस बैकडोर एंट्री से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बाईपास करके उसको जो है ना इस तरीके से पोज किया गया कि भाई तुम्हारे लाभ का है ये काम, और इसके अंदर छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। और इस पूरे क्षेत्र को पूरे क्षेत्र का दोहन करने के लिए, अब दोहन होगा तो सीधी ही बात है कि फिर वो किस तरीके से दोहन हो सकता है। एक तो ये मार्केटिंग वाला है, उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, भाई ठीक है बाहर भेज दो और थोड़े से दिन में बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूल बंद हो गया, मेरे गांव का मिडिल स्कूल था, लड़की 22 साल बंद हो गया, तो मैं ऐसी पढ़ा के उसमें गांव की राजनीति से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की राजनीति शामिल है। अगर मैं समझ रहा हूँ वो इस रूप में शामिल है कि प्राइवेट स्कूल जो है खड़े आ गया और +2 का, और सरकार की सपोर्ट है उसको। अगर उसको +2 का स्कूल हो जाए, 10 साल हो गया हमने लागे भाई पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर वो अगर खड़ा हो गया तो फिर वहां नहीं जाएगा कोई, छोटी सी बात है। इसी तरीके से खेती बाड़ी के उसमें भी जो है एक पूरी तैयारी के साथ ये कानून बनाए गए, और दूसरी तरफ से जो कारपोरेट घराने उनकी तैयारी की गई। तैयारी उनकी जो है ना मार्केट के पैरेलल जो है ना इसे इस तरह के खरीद के सेंटर और भंडारण का काम किए गए। कैथल में आपका बन गया, पानीपत में आपका बन गया, कहीं और जगह भी बन गया हुआ, जो रिपोर्ट आपको ज़्यादा होगी इस तरह के। और सीधी मंडी में जाने की बजाय कणक इस बार तो वहाँ गई सीधी, फटाफट उनको रेट भी मिल गए, फटाफट उनका अनलोड भी हो गया सारा काम, खत्म, पैसे भी चले गए, क्योंकि वो डिसमेंटल करना है वो। और इसके चलते जो है ना मंडियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना बंद भी होगी, एक भी को नहीं। मध्य प्रदेश का कई बार मैं सुनता हूँ, हरियाणा का तो कोई केस ऐसा नहीं आया। 700 कुछ तो मंडियाँ थी, मेरे ख्याल 752 या 60 है, कुछ इसी तरह की संख्या है। उसमें से 40% तो साइड में तो हाँ
गए नहीं वो कोई। तो कहने का मतलब ये था कि भाई इस तरह की इस राजनीतिक एजेंडे के साथ कि भाई फायदा किसान और आम जनता का नहीं करना है। राजनीतिक एजेंडा हमारा ये है कि भाई ये जो दिशा है ये पूंजी के हक की दिशा है, ये पूंजी के ये की राजनीति है ये, और इसको वहाँ जो है ना हमने लेके जाना है, इसलिए इस पर पूरा हमला है, इस पर कोई छोड़ नहीं रहा। राजनीतिक एजेंडा तो जो है इतना ही मैं रखूँगा, इस पर ज़्यादा बात फिर अपन कभी भी कर लेंगे। इस पर पूरी जो बात है इंटरनेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक इसकी राजनीति क्या है वो फिर कभी समझ लेंगे। इसका दूसरा पक्ष जो है ना वो है आर्थिक। अब वजह क्या है पता नहीं मेरे को, तो समझ में नहीं आ रहा। कई दिन से कंपैरिजन भी कर रहे हैं ट्रैक्टर की कीमत से लेकर और डीजल की कीमत और आज कणक की कीमत। कंपैरिजन तो बहुत पुराना है ये, मेरे ख्याल 76 पैसे लीटर शायद डीजल था उस टाइम, और 80 पैसे की 1 किलो शायद कणक थी या कुछ ऐसा ही बताया गया, मुझे तो ध्यान नहीं है। पुरानी बात है ये, काफ़ी आंकड़ा टोया भी जा सकता है, इस पर मिल जाएगा। यानी कि उसको 4 पैसे 1 डीजल लीटर लेके कणक में बच जाते हैं। वो कंपैरिजन आप करके देख लो। और लगातार घाटे का सौदा होने का मतलब लाखों किसानों की आत्महत्या है। आर्थिक तौर पर तो भाई नहीं है, उसको तो लगातार घाटा ही हो रहा है। और घाटा उसका 2 तरीके से हो गया, उसकी आत्मनिर्भरता के जो संसाधन थे वो कट कर दिए, और जितना जो बचत थी वह कारपोरेट जगत अपने खाद के रूप में ले गया, कोई बीज के रूप में ले गया, कोई अपने किसी तरह की स्प्रे के रूप में ले गया, वो सारी जो है उसमें ले गया। कुछ बचा जो है वो बैंक से सीधा कर्जा लेने की बजाय सोच रहे कि फॉर्मेलिटी और वो पानी है तो कर्जा ले ले, तो वो रखे में कर्जा लगा चले गया। वो ट्रैक्टर उसने जो है औने पौने वो उसमें जो है फसल लेके और महंगे तो महंगे भाव ला ले, उसने न्यू सोचा भाई चलो कोई नहीं तार देंगे, तो वो कि कर्जा में न्यू फंस गया। आर्थिक तौर पर उसका बहुत बड़ा घाटा हुआ, इसीलिए वो किसान जो है इन कानून से पहले भी जो है सड़कों पर था, और ऊपर से ये और मार जो है उसके ऊपर पड़ गई। और कोई जो है लिमिटेशन थी उसकी ज़मीन की, वॉल्यूम नहीं छोड़ी। अभी जयपाल जी आपके आने से पहले बताए थे 120 किले थे या 30 किले थे, 130 थे। तो वो सीलिंग की जब सीलिंग का जब कानून आया भाई, ताकि वो खेत जो है ना वो जोतने के वाले के पास हो का, ये बड़े बड़े जो सामंत थे जिनमें हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीन थी, तो वो ऐसी ना रहे, तो वो जो पैदावार भी बढ़ेगी, आम आदमी को रोज़गार भी मिलेगा और अर्थव्यवस्था भी हमारी सुधरेगी, और जो जीडीपी है उसमें भी जो है कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र का बढ़ेगा। किसी ज़माने में 16 पॉइंट कुछ तक ये होता था हमारे पास। तो वो सारा का सारा जो है वो भी ख़त्म कर दिया। कहीं से कोई भी ज़मीन ले सकता है, उस सीलिंग के कानून को ख़त्म कर दिया। एक दिन में नहीं बनी है कोई कानून ख़त्म कर दिया। तो असुरक्षा की भावना आ गई। असुरक्षा इसलिए क्योंकि एक तो जो संसाधन था वो उसकी कोई गारंटी नहीं। कानून ऐसे बना दिए कि ले सकती है सरकार, आपके बाईपास बनाओगे सारे बाईपास, ये आप मना तो नहीं कर सकते। आप रेट बढ़ाने का तरह कुछ करी होगी आपने कोशिश, अदरवाइज तो आपने जो है इसी तरह का कानूनी तौर पर तो आपका ले सकते हैं, और ले लिए रोक ही नहीं सकते आप उनको। पहले कानूनी तौर पर नहीं ले सकते थे। तो ये जो जमीन का हस्तांतरण उनके पास होना है अभी आने वाले समय में, इससे भी जो है एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इसको होने जा रहा है। कृषि का क्षेत्र लगातार घट रहा है, उससे उसकी आमदनी आत्मनिर्भरता के तौर पर कम होगी, क्योंकि उसके पास सस्ती नहीं महंगे इनपुट हो गए, उसके पास उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, और उसका जो इस तरह का जो उत्पादन है वो जो है डिक्लाइन पाना शुरू हो गया। उत्पादन भी उतना नहीं रहा, गिरावट आनी शुरू हो गई, उसमें इनपुट महंगे हो गए। तो आर्थिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस तरह का इसमें होने जा रहा है। और वो इस कानून के तहत तो मन माने भाव से वो खरीदेगा। आपको साथियों ध्यान भी होगा, गुजरात के किसानों ने ना आलू लगा लिए एक बार, और कंपनी से करार कर लिया, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र इसमें कानूनों में है। करार खेती बोलते हैं उसको। एग्रीमेंट कर लिए भाई खेती का, अपने खेती कर लिए, तो उन्होंने सोचा किसान भाई मौज होगी, तो खेती बाड़ी का कानून बन गया, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो गया, और इसमें तो बड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसी पंजाब की भी कई एग्जाम्पल हैं आपके पास।
आलू बोली, आलू उस कंपनी ने जो है ना इस तरीके के साइज कर लिया, उसने जितनी जरूरत थी उतने ले लिए, जरूरत नहीं थी तो उसने खानेबाजी करके और इस तरह का, क्योंकि मोनोपोली है उसकी, और उसने बेचारा ने क्या करा, वो किसान ने भाई तेरे घर पड़े हैं ये कंपनी वाले लेंदे कौन, तो भाई मार्केट में बेच, मार्केट में बेचना शुरू उसने कर दिया, तो कंपनी ने उन पर केस कर दिया। गुजरात की पहले इलेक्शन की बात है, 2014 का जो टेन्योर था उसकी बात है, और 2-2 करोड़ रुपये जुर्माना ठोक दिया, 8 करोड़ का ठोक दिया 4 किसान के, गुजरात की बात है। पॉलिटिकल दखल करके, और क्योंकि इलेक्शन थे उसमें जो है ना उनका समझौता तो इस तरह से करवा दिया, लेकिन कोर्ट में तो क्योंकि वो कानूनी तौर पे उसका पक्ष कंपनी का मजबूत था तो वो करती है अपना, वो क्या करती फिर 8 करोड़ वैसे थोड़े पैदा होते हैं, उनके पास जितनी जमीन थी वो जो संसाधन थे वो अपना कब्जा कर लेते हैं उनका। कई तरह के जो काम थे इसके अंदर, वो एक इसमें जो है शामिल होके नुकसान की दिशा में बढ़ रहे हैं। सामाजिक तौर पर जो इसके प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने हैं, तो रोजगार तो बड़े लेवल पर थोड़ा मोटा जो बच रहा था वो सारा का सारा रोजगार चला जाएगा। मान लिया ये 5 ग्राम पंचग्रामी बोलते हैं, इस पंचग्रामी की कोई जमीन जो है ना एक कंपनी ले लेती है, तो वो कोई डोले नाप के थोड़ी करेगी, उसने तो अपने जो हैवी मशीनरी है, कोई बीज इकट्ठा है, या बल्क में जो है ना पेस्टिसाइड खरीदेगी, बल्क में कुछ ऐसा काम करेगा, तो उसका जो यहाँ का जो मानव संसाधन है उसके पास तो रोजगार नहीं, उसके पास तो काम नहीं रहा। इसी तरह का भी अब यहाँ इस गांव में जो है ना गाजर लगानी शुरू होगी, तो कोई खोदी करेगा, कोई धोएगा, कोई पैकिंग करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, कोई खेती बाड़ी पे, कोई छोटा दुकानदार है, कोई जो है यहाँ का कारीगर भी होगा, उसमें 100 तरह के जो है उसमें जुड़े हुए। तो औद्योगिक अगर खेती इतने बड़े पैमाने पर हो जाती है तो ये समाज कहाँ जाएगा? ये समाज पहले से ही बड़ा संकट के अंदर है, इसको और इतना बड़ा संकट में डालना, और फिर सामाजिक तौर पर पर्यावरण का भी एक नुकसान होना है, जिसमें डॉक्टर बलजीत बयान कीट साक्षरता मिशन को संचालित करते हैं, वो तो बल्क में फिर स्प्रे करना शुरू करेंगे, इतने हवाई जहाज से छिड़केंगे, वो इसमें इस टंकी तक क्यों छिड़केंगे, जो 1-1, 2-2 किले हम छिड़केंगे भाई, थोड़ा मोटा बच भी जाता, वो तो एकदम पूरे वातावरण को खराब कर देंगे, जहर हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, जमीन खराब हो जाएगी। यहाँ की जो विविधता है, जैविक विविधता है, जिसमें कीड़े मकोड़े, घास फूस, चिड़िया, बतख, जो जानवर, पेड़ पौधे, वह खत्म हो जाएंगे। खरपतवार भी उन्होंने ऐसे ही करनी है, डिसाइड का जो है ना बड़ा इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि वो तो और ज़्यादा खतरनाक है, वो जाता ही नहीं, वो तो ज़मीन में ही धसा रहा है, तो उससे पानी भी ज़मीन भी दोनों खराब हो जाएगा, ना वो जो उगने वाली चीज़ें वो भी खराब हो जाएगी, और स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर ये सामाजिक तो ताना बाना, एक दूसरे की जो तनाव आएगा उसमें, और उस तनाव को झेलेंगे जो प्रबंध है, रोजगार रहेगा नहीं, तो ये अफरा तफरी भी समाज में फैलेगी, इससे व्यग्रता भी इससे समाज में पैदा होगी इससे। तो ये इस तरह के 3-4 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सतही तौर पर एक बार खुलासे के साथ नहीं बताई जा सकती, इस समय थोड़ा मैंने टच करने की कोशिश की है कि इसको इस तरीके से समझा जाए। मैं रिपीट करके अपनी बात खत्म करूँगा। राजनीतिक तौर पर लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की राजनीति किसान को समझनी ही पड़ेगी। इसकी अर्थ की जो नीति है इस और इसके सामाजिक जो प्रभाव है करना ही बता करना बता दे तो भी फिर था, तो इसका विकल्प के को मैं बता दूं, इससे तो समाधान नहीं होना चाहिए, ऐसे कर लो आपने, ऐसे तो नहीं बात बननी। कुछ अनुभव भी होना। हिंदुस्तान के 3 लोगों ने किया, हिंदुस्तान के लोगों ने 3 लोग 10,000 किलोमीटर तक यूँ घूम के सारा देखे, वो पर्चा 8 मार्च की जो है इंडियन बता दिया कि ये है, ये कामयाब है नहीं। इस तरह की खेती करता था, रूस पर डिपेंड करता था, सारा तेल और तेले चीनी पैदा कर दिया क्यूबा के अंदर, तो वो भी बंद हो गया, भूख मरने लग गया। संसाधन थे
क्योंकि 5 मानस हैं तो भी खेती में है, 10 मानस है तो भी खेती में, गांव का मजदूर है, कोई कारीगर है, कोई इस तरह का छोटा किसान है, बड़ा किसान है, कोई इस तरह का मिलके कर लेते हो थोड़ा थोड़ा करके। अगर इसमें दखलंदाजी ना दें तो 20-30 साल पहला भी मतलब जो है खेती बैल से वो मॉडल जो है सक्सेसफुल मॉडल है। तो हम क्या करेंगे इस पर तो बात फिर जो है लगातार इसी तरीके से जो क्लासें लगाएंगे हम, इस तरह का काम करेंगे, हम विचार विमर्श करेंगे, कुछ खेत में प्रैक्टिकल करेंगे, गांव में प्रैक्टिकल करेंगे, कोई शहर में प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ वैज्ञानिक जो है अनुसंधान इस दिशा में करेंगे। इस दिशा में अनुसंधान चल रहा है हिंदुस्तान में। नेचुरल फार्मिंग के तहत कई जो है इस तरह के महकमे भी कर रहे हैं, और कोई साइंटिस्ट जिनका सरोकार आम जनता से है या महसूस करते हैं कि वो जो मजदूर आदमी लाश में बैठा है वो भी जो है ना भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको भी शाम को 2 रोटी मिलनी चाहिए। इस तरह के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने काम हिंदुस्तान में शुरू किया हुआ है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन 1987 से इस समस्या के समाधान के लिए लगा हुआ है, और इस तरह का काम जो है ना आगे बढ़ रहा है। तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा कि इसके विकल्प हैं, लेकिन सबसे पहले सोच विचार करें, उसके बाद हम व्यवहार करें, प्रैक्टिकल करें, अपने गाँव में करें, कुछ उसके अनुभव प्राप्त करें, ठीक गलत है तो उसमें जोड़ घटा करा पा, धीरे धीरे करके आगे जो है इस दिशा में हम लंबा अगर चलने का मन है हमारा तो फिर जो है हम पार पा सकते हैं। और जो फेल्योर मॉडल है वो भी बने रखा और सक्सेसफुल मॉडल है वो भी रखा, समय उसका भी इतना ही है।